पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में पिछले दिनों से बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है, जिनमें बहुत से लोगों की मौत और जख्मी होने की इतलात है। इस वक्त कन्फर्म अमवात की तादाद 11 है और जख्मी 70 के करीब, जिसमें 20 सिक्योरिटी एहलकार हैं। ये तादाद कम या ज़्यादा हो सकती है, पर क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे के असल हक़ाइक़ क्या है? तो आइए जानते हैं कि दरअसल ये मसला है क्या और ये कब शुरू हुआ। ये प्रोटेस्ट आज़ाद कश्मीर की एक लोकल पार्टी कर रही है, जिसे ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कहते हैं। इनके प्रोटेस्ट में मुआशी मुतालबात जैसे आटा बिजली पर सब्सिडी है, पर इनका सबसे बड़ा मसला या मुतालबा आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली में मखसूस 12 मुहाजिर सीट्स हैं। सबसे पहले समझते हैं बिजली आटे का मुतालबा क्या है और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की पैदावार कैसे हुई। 1960 की दहाई में मंगला डैम की तामीर शुरू हुई। डैम कौमी जरूरत था, लेकिन इसके नतीजे में जमीनें ज़ेरे आब आई, आबादियां मुंतकिल हुई, हजारों लोग मुतासर हुए। बहुत से कश्मीरियों का मौक़िफ़ है कि उन्हें कौमी मुफाद के लिए कुर्बानी दी। कश्मीरियों का कहना है कि बिजली हमारी है, फिर बिल इतना महंगा क्यों है। ये सवाल आहिस्ता आहिस्ता अवामी नारा बन गया। लोग कहते थे अगर बिजली हमारे इलाके के वसाइल से पैदा हो रही है तो हमें सस्ती बिजली क्यों नहीं मिलती। हुकूमत का जवाब था सिर्फ बिजली डैम से नहीं बनती, ट्रांसमिशन सिस्टम, ग्रिड, तकसीम का निजाम, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पर कौमी खजाने से खर्च होता है। अब बात करते हैं कि आटे की सब्सिडी का मसला क्या है। महंगाई बढ़ती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई, लोगों ने मुतालबा किया कि सस्ता आटा, सस्ती बिजली, बेहतर मुआशी रिलीफ। ये मुतालबात वक्त के साथ मजबूत होते गए। फिर सामने आई ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी। ये मुख्तलिफ ग्रुपों और कारकुनों का एक इत्तेहाद था। इसने अवामी मुतालबात की मुनज़्ज़म शक्ल दी और 2024 में इन्होंने शदीद एहतजाज किया। सड़कें बंद हुई, रैलियां निकली, पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई। कई मुकामात पर हालात कशीदा हो गए, जानी और माली नुकसान की इतलात भी सामने आई। हुकूमत को बिल आखिर झुकना पड़ा। एहतजाज के बाद वफाकी हुकूमत ने माली पैकेज दिया, बिजली सस्ती की। 1 से 100 यूनिट 3 रुपए फी यूनिट, 100 से 300 यूनिट 5 रुपए फी यूनिट, 300 से जायद 6 रुपए फी यूनिट, और 40 किलो आटे की कीमत तकरीबन 3100 रुपए से कम करके 2000 रुपए कर दी गई। इस तरह बहुत से मुतालबात तस्लीम कर लिए गए, लेकिन फिर भी मसला खत्म क्यों ना हो, क्योंकि तहरीक अब सिर्फ मुआशी नहीं रही थी। अब बहस मुंतकिल हो गई थी इख्तियारात, नुमाइंदगी, असम्बली और मुहाजिर सीट्स की तरफ। 2025 और 26 अब 12 सीट्स का मुकाबला मरकजी मौजू बन गया था। जैक समेत कई हलकों ने सवाल उठाया कि क्या ये सीट्स आज भी इसी शक्ल में बरकरार रहनी चाहिए, और इसी से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है कि असल में ये 12 सीट्स है क्या और ये क्यों रखी गई, उसके बारे में जानेंगे। और इन सवालात का जवाब लेने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1947 में। 1947 में बरसीगर तकसीम हुआ। तानवी हिंदुस्तान 2 मुमालिक में तकसीम हो गया, पाकिस्तान और भारत। उस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर एक अलग रियासत थी, जिसके हाकिम महाराजा हरी सिंह थे। रियासत के सामने 3 रास्ते थे, पाकिस्तान के साथ इल्हाक, भारत के साथ इल्हाक, यहाँ आजाद रहना। और इसी दौरान जंग शुरू हो गई। हजारों लोग बेघर हुए, लाखों अफराद ने हिजरत की। कई खानदान जम्मू, श्रीनगर और दीगर इलाकों से निकलकर पाकिस्तान आ गए। यही लोग बाद में कश्मीरी मुहाजिरीन कहलाए। मुहाजिरीन कौन थे? यहाँ पाकिस्तानी मुहाजिरीन नहीं थे। इनका दावा था कि हम असल में रियासत जम्मू कश्मीर के बशिंदे हैं, लेकिन चूंकि इनके इलाके जंगी हालात में भारत के जेर इंतजाम चले गए थे, इसलिए वो पाकिस्तान मुंतकिल हो गए। वक्त गुजरता गया, नस्लें बदलती गयी। कुछ खानदान रावलपिंडी में आबाद हो गए, कुछ लाहौर में, कुछ कराची में, कुछ गुजरात में और कुछ गुजरांवाला में। अब हम आज के टॉपिक पर वापस आते हैं कि आखिर 12 नशिस्तों का ख्याल कहाँ से आया। ये सवाल कई दहाइयों तक मौजूद रहा। अगर कश्मीर एक मुतनाज़र रियासत है तो उन लोगों की नुमाइंदगी कौन करेगा जो वहाँ से हिजरत करके पाकिस्तान आ चुके हैं। इसी सवाल के जवाब में मुहाजिर नुमाइंदगी का तस्वर पैदा हुआ। 1970 की आईनी इस्लाहात में इसका ढांचा उभरना शुरू हुआ। इन 1974 में आजाद कश्मीर के अबूरी आइन में मुहाजिर नशिस्तों को बाकायदा आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। अब बात करते हैं कि मुहाजिर नशिस्तें असल में है क्या। ये नशिस्तें आजाद कश्मीर असम्बली का हिस्सा है। इन पर वोट वो लोग डालते हैं जो असल में जम्मू कश्मीर के बाशिंदे थे या उनके खानदान वहाँ से हिजरत करके पाकिस्तान आ गए थे। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स लाहौर में रहता है लेकिन उसके खानदान का ताल्लुक श्रीनगर या जम्मू से है, तो इन नशिस्तों के लिए वोट दे सकता है। यही वजह है कि ये निज़ाम दुनिया के आम इंतखाबी निज़ामों से मुख्तलिफ समझा जाता है। अब बात करते हैं कि तनाज़ा क्यों पैदा हुआ। यहाँ से कहानी पेचीदा हो जाती है, क्योंकि यहाँ 2 कौमी नजरिया आ जाता है। इसमें 2 अहम मौक़िफ़ हैं, हामियों का मौक़िफ़ और मुखालफिन का मौक़िफ़। हामियों का मौक़िफ़ यानी कश्मीर से हिजरत करके आए हुए मुहाजिरीन। ये लोग असल में रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं। इन्होंने जंग और हिजरत की वजह से अपना इलाका छोड़ा।
اس لیے ان کی نمائندگی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا موقف ہے مخالفین کا موقف، یعنی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والوں کا مطالبہ۔ نمبر 1، جو لوگ آزاد کشمیر میں رہتے نہیں وہ وہاں کی حکومت کے بارے میں فیصلہ کیوں کریں؟ رکن اسمبلی کی کل سیٹس کی تعداد 53 ہے اور اس میں سے بھی 12 نشستیں مہاجرین کی ہیں۔ اس طرح یہ کافی اثر ڈالتی ہے۔ بعض اوقات حکومت بنانے یا گرانے میں یہی نشستیں فیصلہ کن ثابت ہوتی ہے۔ ووٹرز کی تعداد مختلف نشستوں میں بہت غیر متوازن ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں حکومت سازی میں 12 نشستوں کی یعنی 12 سیٹس کی طاقت کی۔ فرض کریں اسمبلی میں کسی جماعت کے پاس واضح اکثریت نہیں ہے، ایسے وقت میں 12 مہاجر سیٹس فیصلہ کن بن سکتی ہے۔ اس لیے بعض ناقدین انہیں کنگ میکر نشستیں یعنی کنگ میکر سیٹس کہتے ہیں، کیونکہ کئی موقع پر یہی سیٹس حکومت بنانے یا گرانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ موجودہ پروٹیسٹ کیوں کیا جا رہا ہے۔ 2026 میں آزاد کشمیر سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ یہ 12 سیٹس آئینی تحفظ رکھتی ہیں، انہیں صرف آئینی ترمیم کے ذریعے ہی تبدیل کیا جا سکتا ہے یا ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس فیصلے نے بحث کو مزید تیز کر دیا۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے 9 جون کی کال دی اور حکومت نے اس پر پابندیاں لگا دی، جس سے ماحول خراب ہوتا گیا۔ جانی اور مالی نقصان ہوا، گرفتاریاں ہوئی، زخمیوں کی اطلاعات آئیں، املاک کو نقصان پہنچا، کاروبار متاثر ہوئے۔ مختلف ذرائع مختلف اعداد و شمار دیتے ہیں، اس لیے ہر دعوے الگ تصدیق ضروری ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ 12 نشستیں اچھی ہیں یا بری، اصل سوال یہ ہے نمائندگی کا حق کس کے پاس ہونا چاہیے، صرف موجودہ رہائشیوں کے پاس یا ان لوگوں کے پاس بھی جن کے آباء و اجداد کشمیر سے ہجرت کر کے آئے تھے؟ یہ سوال میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ان کے ممکنہ حل کے بارے میں۔ ممکنہ حل ایک تو یہ ہے کہ نشستوں کی تعداد کم کر دی جائے، دوسرا یہ کہ جو ہجرت کر کے آئے ہیں انہیں آزاد کشمیر میں ایک علیحدہ حلقہ دے دیا جائے یا علیحدہ نمائندگی کرنے کا موقع دے۔ آزاد کشمیر کا تنازع صرف 12 سیٹس کا تنازع نہیں ہے، یہ تاریخ کا بوجھ ہے، 1957 کی ہجرت کا بوجھ، جنگوں کا بوجھ، شناخت کا بوجھ اور فیوچر کے بارے میں ایک بنیادی سوال، کشمیری کون ہے، اس کی نمائندگی کا حق کس کے پاس ہے؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش آج بھی جاری ہے۔